हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज की लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पीआरआईज को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको 35 इयर्स लगे हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद 35 इयर्स लगे, तब जा कर के जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इवॉल्व होकर के आए। उससे पहले जो भी विलेज लेवल की डेवलपमेंट है वो एस्टेट्स के पास थी। वो एस्टेट्स ही विलेज लेवल की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती थी। लेकिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है 1992 का, इसने विलेज की डेवलपमेंट के लिए एक अलग से बॉडी बनाई जिसको पंचायती राज बोलते हैं। और ये जो पंचायती राज है इसके तहत 3 टीयर्स की बॉडीज होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। उससे बिलो होती है विलेज समिति। और उससे बिलो होती है ग्राम पंचायत। ये तीनों जो है एज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करती हैं। ये बिल्कुल ही एक पंचायत के लिए होती है, 4-5 विलेजेस को मिला करके। विलेज समिति जो है ये ब्लॉक लेवल पे होती है, तो अंचल कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो लोकल रूरल गवर्नमेंट है उसके लिए जो है डेवलपमेंट का काम करती है। जो विलेज पंचायत है इसके लिए आर्टिकल 40 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसके लिए स्टेट्स को डायरेक्टिव देती है ये आर्टिकल 40 कि स्टेट्स जो है विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करें। जो लोकल गवर्नमेंट की जो सब्जेक्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, उसके जो स्टेट लिस्ट है उसकी इंट्री 5 पे लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसके लिए स्टेट्स लेजिस्लेचर जो है वो पॉलिसीज बनाएंगी। जो 7th शेड्यूल है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है। और इन तीनों लिस्ट के आधार पर ही यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है ये लॉ बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट में आपको तो पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाती हैं, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करता है, यानी उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। 1952 में और 1953 में, 1952 की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और 1953 की नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये दोनों प्रोग्राम जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए लाई गई थी। क्योंकि उस समय जो है विलेज पंचायत तो थी नहीं, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए ये दो प्रोग्राम्स लॉन्च की गई थी। हालांकि ये जो है अच्छी तरह से नहीं फंक्शन कर रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में पहली, जिसको कहेंगे कमिटी, जो है बलवंत जी मेहता कमिटी बनाई। और इसको ये काम दिया गया था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1952 की और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज है 1953 की, इसको एग्जामिन करे और रिकमेंडेशंस दे।
तो ये जो बलवंत मेहता कमिटी है, इसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। यानी कि जो पावर सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि जो पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल गवर्नमेंट के लिए, विलेज की डेवलपमेंट्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना रही हैं स्टेट कैपिटल्स में, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी थी जैसे झरना का पानी जो है एकदम से टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। हालांकि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इसके लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर अगर पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाए, तो वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं, यानी जो एमएलएज और विधायक हैं, वो एक पर्टिकुलर विलेज की क्या ज़रूरत है उसको नहीं जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बलवंत मेहता कमेटी ने जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है विलेज की डेवलपमेंट के लिए, वो एक दूसरे बॉडी को दी जाए, जो उन लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जानती हो। तो बलवंत जी मेहता कमेटी ने ये थ्री टियर की बात की थी, यानी कि थ्री टियर की गवर्नमेंट होगी जो लोकल गवर्नमेंट होगी, और यही जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का फाउंडेशन बना। में जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो बात की इसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, उसने थ्री थ्री टियर की जो बात की, सबसे ऊपर में जो है वो जिला परिषद होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। उसके बिलो जो है पंचायत समिति होगी, जो ब्लॉक लेवल पे फंक्शन करेगी। और सबसे जो लोएस्ट लेवल है बिल्कुल ही गांव के लेवल पे, वो ग्राम पंचायत होगी। और इसने जो है इलेक्शंस के लिए अलग अलग प्रोविज़न किए, जैसे कि ग्राम पंचायत से है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविज़न किया। यानी कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपने ग्राम पंचायत के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, यानी जो मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, उनको डायरेक्टली जो है पीपल, जो गांव की जनता है वो डायरेक्टली इलेक्ट करेगी, यानी वो वोटिंग करके इलेक्ट करेगी। लेकिन ये जो पंचायत समिति है इसके लिए बलवंत मेहता कमेटी ने इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न किया। यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो पंचायत लेवल की जो समिति है, ब्लॉक समिति जो है, उसके लिए जो है ग्राम पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करेंगे। और जो जिला परिषद के हैं उन्हें भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और वो भी जो है ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। और ये जो जिला परिषद है वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी, यानी कि ये जो विलेज पंचायत समिति है इसको एडवाइस करेगी और इसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेगी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति कैसे फंक्शन कर रही हैं, उनकी देख रेख करेगी। और जो ये जो पंचायत समिति है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, यानी कि यही जो है पंचायत समिति ही प्लानिंग करेगी और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज जो है यही बॉडी करेगी। जबकि जो विलेजेस में जो भी प्लानिंग करनी है डेवलपमेंट के लिए, या जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बनानी करनी है, यानी कि गांव की जो कोई स्ट्रीट है उसमें पक्कीकरण करना है, कहाँ पे बिजली लगेंगे, नालियाँ कैसे बनेंगी, ये सारी प्लानिंग और उसके लिए जो डेवलपमेंट काम है वो सारी की सारी पंचायत समिति देख रेख करेगी। जेन्यून ट्रांसफर ऑफ पावर एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू दीज बॉडीज, यानी जो पावर है वो जेन्यूनली इन बॉडीज को ट्रांसफर किए जानी चाहिए। और एडिक्वेट रिसोर्सेज यानी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इनको देनी देनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन होंगे, ये जो जिला परिषद है उसको चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ट्रस्टेड टू दिस टीयर्स, इन तीनों टीयर्स को सारी प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद बहुत सारी स्टेट्स ने
इसकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया। जैसे कि पहली जो है वो राजस्थान स्टेट बना, जिसने बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, बलवंत मेहता कमेटी को रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया। नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बना राजस्थान का, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को अडॉप्ट किया। उसके बाद जो है 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने उसके रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया। डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स थी उन्होंने डिफरेंट ईयर्स को अडॉप्ट किया। कि बलवंत मेहता कमेटी ने स्टेट्स पे ये छोड़ दिया कि स्टेट्स की सोच पे निर्भर करता है कि वो कितने टीयर की गवर्नमेंट या कैसे जो है वो गवर्नमेंट को, ये जो पंचायत है उसको कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने थ्री टीयर सिस्टम को अडॉप्ट किया, और वहीं तमिलनाडु ने 2 टीयर की, और वेस्ट बंगाल ने से आगे बढ़ के 4 टीयर की अडॉप्ट किया। ये जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में है, वो पंचायत समिति जो है वो पावरफुल यूनिट थी, यानी कि यही जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम करती थी। महाराष्ट्र जो है वो 3 टीयर की सिस्टम को अडॉप्ट किया, और उसमें जो जिला परिषद है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, यानी कि जिला परिषद प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज देखती थी महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके आगे जो है 1960 के बाद बहुत सारे स्टेट्स ने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिससे कोई एक एक रूपता नहीं थी। जो लोकल गवर्नमेंट फंक्शन कर रही थी उसमें कोई एक रूपता नहीं थी। इस चीज को देखते हुए जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 1977 में अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया, और इसने जो 1978 में 132 रिकमेंडेशन, 132 सुझाव दिए अशोक मेहता कमेटी ने। इसने जो बलवंत मेहता कमेटी की जो 3 टीयर सिस्टम थी को रिप्लेस करके 2 टीयर का सजेशंस दिया, 2 टीयर सिस्टम की। जिला परिषद तो हूबहू रहेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जो अशोक मेहता बलवंत मेहता कमेटी में पंचायत समिति जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, को बिल्कुल ही रिप्लेस करके जिला परिषद को ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। और ये फर्स्ट पॉइंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेट सुपरविजन के अंदर। और जो पंचायत समिति थी और ग्राम पंचायत, इसको मर्ज करके अशोक मेहता कमेटी ने एक मंडल पंचायत का सुझाव दिया, जो कि कुछ गांवों को मिला करके ये मंडल पंचायत बनेंगे। इसकी कलेक्टिव पॉपुलेशन लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास की होगी। जो ब्लॉक लेवल की जो सिस्टम था उसको कम्प्लीटली इलिमिनेट करके, और ये जो इसके स्टाफ है ब्लॉक समिति के स्टाफ, उसको जिला परिषद को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। अशोक मेहता कमेटी ने ये भी बोला, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पंचायत के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफिशियली पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले लगभग जो 1960s के बाद से ही जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पंचायत के इलेक्शन में इनडायरेक्टली कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती थी। इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती। इसलिए अशोक मेहता कमेटी ने बोला, जो बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स पार्टीज सपोर्ट कर रही है कैंडिडेट्स को, वो ऑफिशियली अब सपोर्ट करे, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जा सके। इसके साथ साथ अशोक मेहता कमेटी ने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की, यानी कि जो पावर ऑफ टैक्सेशन है वो बिल्कुल इन बॉडीज को दी जाए, विलेज पंचायत को दी जाए। इसके साथ साथ ही रेगुलर सोशल ऑडिट हो, और कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि जो एमएलएज और जो विधायक होते हैं वो रेगुलरली सोशल ऑडिट करे कि फाइनेंसेस को, पंचायत की जो फाइनेंसेस है उनको। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने
पंचायत को डिसॉल्व कर दिया है या पंचायत जो है उसका टर्म खत्म हो गया है, तो उनका इलेक्शन जो है 6 मंथ्स के अंदर-अंदर कंपल्सरी रूप से होनी चाहिए। उससे ज़्यादा समय नहीं लेनी है इस गवर्नमेंट को। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पर्सन्स हैं, उनको सीट रिज़र्व की जाए उनकी पॉपुलेशन के आधार पे, जितनी पॉपुलेशन हो उसी के आधार पर उनकी सीट को रिज़र्व की जाए। ये अशोक मेहता कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया था। के साथ-साथ पहली बार अशोक मेहता कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की, यानी कि संवैधानिक मान्यता की बात की। जो पीआरआईज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिले, ताकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स मनमानी करती हैं, कई-कई बार जो है लगभग कई दशकों से इनकी चुनाव नहीं कराते हैं या अननेसेसरीली विलेज पंचायत को डिसॉल्व कर देते हैं और मनमाने तरीके से अलग स्टेट्स में अलग रूल हैं विलेज पंचायत के लिए, और अलग स्टेट्स में जो है अलग, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जो कौन कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो कहीं पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कहीं पे पंचायत समिति जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बिल्कुल ही एकरूपता नहीं है। इसको देखते हुए अशोक मेहता कमिटी ने कहा कि पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाए ताकि एकरूपता आए पूरे कंट्री में। के बाद प्लानिंग कमीशन ने 1985 में जीवीके राव कमेटी का गठन किया। इसने ये पाया कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, वो लोकल डेमोक्रेसी से बिल्कुल ही अलग काम कर रही है। यानी कि लोकल डेमोक्रेसी, लोकल जो बॉडीज़ है, उनके पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कोई पावर है ही नहीं। इसने पंचायत को ग्रास विथआउट रूट्स कहा, बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास कहा। यानी कि पंचायत जो हैं, ऊपर से हरी-भरी तो दिख रही हैं, लेकिन उनकी जड़ है ही नहीं, उनके पास कोई पावर है ही नहीं। जो पावर्स है, वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, यानी नौकरशाह के हाथ में है। जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। पंचायत के पास कोई पावर है नहीं। पंचायत डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए नौकरशाह को गुहार लगानी पड़ती है। इसके लिए जीवीके राव कमेटी ने जिला परिषद की सुपरमेसी पे बल दिया। यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, वो जिला परिषद के पास होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। के साथ-साथ उसने, जीवीके राव कमेटी ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसकी जो पावर्स थी विलेज पंचायत को लेकर के, लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, उस पावर को एक अलग बॉडी के पास ट्रांसफ़र किया, जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डीडीसी। यही जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जिला परिषद के। यानी कि जिला परिषद की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये देख-रेख करेंगे और ये डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और इसके साथ-साथ इस कमिटी ने जो 11 स्टेट्स में इलेक्शन जो है ओवरड्यू थे, यानी इलेक्शन बाकी थे इन पंचायत की, उसको मैंडेटरी करार दिया कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शन कराई जाए, ताकि साइकिल को जो है, जो चुनाव की साइकिल है, वो सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी आई 1986 में। इसने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए और उसके साथ-साथ एक नया चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाने चाहिए। एलएम सिंघवी की जो कमेटी थी, उसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, ताकि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को जो है रिवाइटलाइज किया जा सके पीआरआईज़ की। इसके साथ-साथ
जो है ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इम्बॉडीमेंट होनी चाहिए। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा के हाथों में होनी चाहिए। उसके लिए जो विलेजेस हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। यानी कि विलेजेस के पास जो है अवेलेबल मैन फोर्स हों, अवेलेबल रिसोर्सेज हों, जिससे कि वो खुद की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है और प्लानिंग है उसको खुद से देख रेख कर सके। उसके साथ साथ इस कमेटी ने न्याय पंचायत का भी बात की कि कुछ विलेजेस के लिए, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए न्याय पंचायत का गठन किए जानी चाहिए। और उसके लिए जो स्टेट्स में जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स की गठन किए जाने चाहिए। तो ये जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होंगे वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स की देख रेख करेंगे। जो जो पंचायत की रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शंस होती है उसको लेकर के अगर किसी भी तरह का विवाद है तो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स जो है वो देख रेख करेंगे। उसके बाद आती है थंगन और गडगिल कमेटी। थंगन कमेटी जो है 1988 में और गडगिल कमेटी भी 1988 में आई। थंगन कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रीअफर्म किया कि पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देनी चाहिए और 3 टियर की ये सिस्टम होनी चाहिए पीआरआईज की। के साथ साथ इसने 5 इयर्स की टेन्यूर को फिक्स किया। यानी कि पंचायती जो ग्राम पंचायत हैं कि 5 ईयर की टेन्यूर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फोकस में होनी चाहिए। यानी कि डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग वो फोकस में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 6 मंथ सुपर सेशन की लिमिट। यानी कि अगर ग्राम पंचायत डिजॉल्व हो गई है या उसका टर्म खत्म हो गया है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर प्री इलेक्शन होना अनिवार्य किया इसने, ठीक है, थंगन कमेटी ने। और जो वीएन गडगिल कमेटी थी इसने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की ऑल 3 लेवल्स पे। यानी कि जो जिला परिषद है, पंचायत समिति है और उसके बिलो जो ग्राम पंचायत है, इन तीनों तीनों लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे उनको डायरेक्टली जो जनता है, यानी कि उस रीजन की जो वोटर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को। और इसके साथ साथ जो है वीएन गडगिल कमेटी ने स्टेट फाइनेंस कमीशन को प्रपोज किया। यानी कि जो पंचायत हैं वो कितने फंडिंग मिलनी चाहिए स्टेट के फाइनेंसेस से, स्टेट के जो टैक्स होते हैं उसमें से कितने टैक्स जो है पंचायत को मिलनी चाहिए, ये फाइनेंस स्टेट की जो फाइनेंस कमेटी है वो निर्धारित करेगी। और उसके साथ साथ एक स्टेट की इलेक्शन कमीशन होगी, वो पंचायत के इलेक्शंस की देख रेख करेगी और वो पंचायत के इलेक्शन को सुचारू रूप से 5 साल के अंदर अंदर वो कराएंगी। जैसे ही वो अगर डिजॉल्व होती है या अगर टर्म खत्म होता है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो उनका चुनाव कराएगी। और जो पंचायत है उसके लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं पंचायत को मिलेंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट में मेंशन होनी चाहिए। और इसी की जो बीएन गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उसी के आधार पे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई पंचायत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसी के आधार पर जो है वो अमेंडमेंट आई 1992। जो अभी लॉ पारित है, अभी जो पंचायत का गठन होता है वो वीएन गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही जो है वो अभी जो पंचायत फंक्शन करती हैं उसी रिकमेंडेशन पे। यानी कि 3 टियर ऑल लेवल पे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं पंचायत। द गडगिल कमेटी रिकमेंडेशन फॉर्म द डायरेक्ट स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एन गडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी को लागू करने के लिए
64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई, अमेंडमेंट बिल लाई। हालाँकि ये बिल जो है लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया गया, क्योंकि इसमें कुछ सेंट्रलाइज़िंग पावर की बात की गई थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दिए जा रहे थे, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो डायरेक्टली विलेज पंचायत की देख-रेख करते। इसलिए जो राज्यसभा है, जो कि स्टेट्स की बॉडीज़ होती हैं, स्टेट्स की बॉडी ने ये कह करके कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बिल लाई गई है, राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो वायलेट करता है। इसलिए इसको अपोज किया गया और ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। उसके बाद 1989-90s में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने सितंबर 1990 में एक बिल लेकर के आए। हालांकि लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस तो हुई, लेकिन उससे पहले ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट गिर गई और ये जो बिल है वो लैप्स कर गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो लोकसभा में लैप्स कर गई, क्योंकि वीपी सिंह की गवर्नमेंट यहाँ पे गिर गई थी। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने सितंबर 1991 में प्रीवियस बिल्स में जो सेंट्रलाइजेशन के एस्पेक्ट्स थे, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन के लिए जो तथ्य थे, को डिलीट कर दिया, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे। और ये बिल जो है वो लोकसभा और उसके साथ ही राज्यसभा दोनों में पास हो गई। और ये बिल पास होकर के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। तो हम प्रीवियस जो एस्पेक्ट्स हमने पढ़ा उसको अभी रिकैप करते हैं। जितने भी ये जो कमिटीज हैं, का सीक्वेंस में नाम याद रखने के लिए एक टर्म आप याद रखें, बैग, एलटीजी। पहली जो है बलवंत मेहता कमेटी आई 1957 में। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी 1977 में। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आई 1985 में। एलएम सिंघवी की कमेटी आई 1986, 1980। के बाद कंगन कमेटी आई 1988 में। उसके बाद गडगिल कमेटी आई 1988 में। और जो गडगिल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, इसी के आधार पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है बना। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर गवर्नमेंट की बात की। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर गवर्नमेंट की बात की। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं की ऑफिशियल पार्टिसिपेशन की बात की, जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है के लिए। जीवी के राव जो कमेटी है, उसने पंचायत को ग्रासेस विथआउट रूट्स कहा था। ग्रास ग्रास आउट रूट, आउट रूट, बिना जड़ की घास। ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है प्रीलिम्स में कौन सी कमिटी जो है कब आई, या कौन सी कमिटीज को एक सीक्वेंस में जो है
असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलती है प्रीलिम्स में, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रासेस विथआउट रूट्स, कौन सी कमिटी ने पंचायत को ये बोला था? के साथ साथ जो 73rd की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, किस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड थी? वो गडगिल कमिटी के रिकमेंडेशंस पे। ये तथ्य फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बलवंत मेहता कमिटी 3 टीयर, अशोक मेहता 97, वी के राव 1985, एल एम सिंघवी 1980, एन गडगिल 1988। ये 3 टीयर की बात की, अशोक मेहता ने 2 टीयर। और यहाँ पे बलवंत मेहता कमेटी में ब्लॉक जो है वो वो पावरफुल था। अशोक मेहता कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, जिला परिषद, वो पावरफुल थी। सीके राव ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावरफुल बनाया। एलएम सिंघवी ने विलेज और ग्राम सभा को पावरफुल बनाया। पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट की बात अशोक मेहता कमेटी, और जो स्टेट्स की फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन हो, वो वी एन गडगिल ने बात की थी। एलएम सिंघवी ने न्याय पंचायत को रिकमेंड किया कि कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, जो गांव के ग्रुप्स हैं, को मिला करके न्याय पंचायत बनाई जाए, जिससे कि बेटर एक्सेस टू जस्टिस मिल पाए लोकल। फिल्म्स के एस्पेक्ट से क्या क्या ट्रैप हैं, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी फर्स्ट कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की पीआरआईज के लिए। हालांकि एलएम सिंघवी ने के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में एक इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर होनी चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ने जो बलवंत मेहता कमेटी की 3 टीयर की सिस्टम थी, को रिप्लेस करके 2 टीयर सिस्टम को सुझाव दिया था। अशोक मेहता कमेटी ने पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, जो कि बलवंत राय मेहता जो है ने नॉन पार्टीशन पार्टीज को कहा था कि ये जो पंचायत का इलेक्शन है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। बलवंत मेहता जो अल्टीमेट जो एक्ट थी 1973 की, सॉरी 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एंड 19, वो इन्फोर्स हुई 24 अप्रैल 1993 को। और यही जो डे है 24 अप्रैल, ईच ईयर इसको नेशनल पंचायत राज डे के तौर पे हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज डे मनाई जाती है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी दिन जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 35 साल की लगातार कोशिश थी कमिटीज के द्वारा, पॉलिटिकल जो डिबेट हुई, वो आर्टिकल जो 40 को जो है, जो डायरेक्टिव्स थी विलेज पंचायत को, स्टेट्स पे निर्भर करता है कि वो अपनी अपनी स्टेट्स में इसको लागू करें। ये 35 साल की स्ट्रगल के बाद एक रियलिटी बनी, जो कि constitution में इसको दर्ज किया गया। अब जो है इसी के आधार पे पंचायत का गठन किया जाता है, और हर 5 ईयर्स के लिए इनका गठन होता है। कंपल्सरी तौर पे स्टेट्स जो का गठन करती हैं, इनका इलेक्शन कराती हैं, और इनकी फंक्शंस के लिए जो है बजट एलोकेट किए जाते हैं।
थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आज की सेशन में बस इतना ही। कल जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन-कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे और इसमें क्या चैलेंजेज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।